बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक पढ़ लिया था। उसके मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी आप जाइए और उस लेक्चर को दोबारा से देखिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी के नाम से भी जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई, उसके लिए हमको पता होने चाहिए लिमिटेशन ऑफ द बीवीटी। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो हम देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि भाई जो एमओटी है वो क्यों आई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एमओटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी। तो यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उस कंडीशन को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। तो उस केस के अंदर हम पढ़ते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। और जब आपके इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, जैसे कि हम नोबल गैसेस की बात करें, तो जब हम उनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, तो उनको बोला जाएगा डायामैग्नेटिक। तो आपको दो बातें याद रखनी है, पैरामैग्नेटिक आपको याद रखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और जो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे आपको याद रखना है डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो बीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है वो एक डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा था, बट एक्चुअली में जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो जो ऑक्सीजन है वो एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था। बीबीटी से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बीबीटी। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। इनको बोला जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ये दोनों क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर्स है। तो इनको एक्सप्लेन नहीं किया था किसने? बीबीटी ने। सेकेंड आपका पॉइंट था ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हम देख रहे थे कि कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आगे देखा गया कि भाई एक ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो फिर वही पूछा गया बीबीटी से, तो बताइए जरा ये कैसे पॉसिबल है, तो वो भी उनको नहीं पता था। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन रूल है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं ये बीबीटी को नहीं पता था। तो ये थी उनकी सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन की जो बात आती है वो आती है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर पे। हमने बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ा था ना, तो हमने जब पॉलीएटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ा था तो वहां पर तो हम फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर निकाल पा रहे थे। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था। तो रेजोनेंस के अंदर हमने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करे थे, वहां पर हमारे नेगेटिव में भी वैल्यूज आई थी, फ्रैक्शन में भी वैल्यूज आई थी, लेकिन हमने किसी भी डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं देखा था। जस्ट फॉर एग्जांपल O2, H2, N2, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर कैसे आ रहे थे? हमारे सिंपली आ रहे थे 1, 2, 3। यहाँ पर हमने कोई भी फ्रैक्शनल नहीं देखा, जबकि यहाँ पर भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस थी हमारे बीबीटी के। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, बीबीटी can't explain the behavior of oxygen. Experimentally, oxygen can show, यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर लिख लेना। Experimentally, it can show
पैरामैग्नेटिक नेचर। Second, BBT can't explain the odd electron bond। जैसे कि अगर हम NO की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब ड्रॉबैक्स हैं, तभी तो कोई नई थ्योरी आई है, तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें समझेंगे। BBT can't explain the fractional bond order in diatomic molecule, but it can explain in polyatomic molecule by resonance। हमने देखा था रेजोनेंस की कंडीशन में वहां पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर भी क्या आ रहा था, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हमने देखे थे। जैसे कि हमने कार्बोनेट का देखा था तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर हमने उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था जब हम स्टार्टिंग में बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। -2 चार्ज होता है तो दोनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस चार्ज आ गया, क्या लिखते हैं हम, CO3 2- कार्बोनेट, ठीक है। तो ये तो थे हमारी लिमिटेशंस ऑफ द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे की बात बताती हूँ। तो ये जो बीबीटी की प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो हुंस और मूलिकन थे, आपको इन दोनों के नाम याद होंगे। हुंस जो थे उन्होंने हुंस रूल दिया था, ठीक है, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, सॉरी जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। दूसरा है मूलिकन जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था। तो उन दोनों ने मिलकर ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताई थी, और इन्होंने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी। आपको अच्छे से याद होगा जब मैंने आपको वेव के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने आपको 2 नाम बताए थे, एक था कंस्ट्रक्टिव, एक था डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब आपके दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में, कैसी हो, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों वेव आती हैं तो वो एड ऑन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहीं अगर आपके दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इस तरीके से आ रही है और एक इस तरीके से आ रही है, तो वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो आपको एक सिंपल लाइन वहां पर देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हुंस एंड मूलिकन प्रपोज द थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और यहाँ पर हमने केस देखा है कुछ ऐसा, ठीक है। पहली कंडीशन हम ये देख रहे थे, ठीक है, ऐसे अगर कोई 2 वेव्स आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में है दोनों, अगर इसको मैं साई ए और इसको अगर मैं साई बी मानूं, तो हमने क्या देखा था, इसका रिजल्टेंट दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साई ए प्लस साई बी। सेकेंड कंडीशन में हमने देखा था एक इस डायरेक्शन में आ रहा है और दूसरा जो है वो इसी का अपोजिट डायरेक्शन में अगर आता है, ये आपका पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो इस कंडीशन में हम अगर देखते हैं, मान लीजिए अगर दोनों ही साई ए हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो आपको कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको ये जो ओवरलैप्स है, नहीं देख सुनिए पहले, जो आपके ओवरलैप्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, थोड़े से नीचे की तरफ हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ कंडीशन जो होगी साइन ए माइनस साइन बी। लेकिन अगर आपके दोनों ही अलग हैं, अभी मैंने क्या कंडीशन ली, दोनों सेम एटम की मैं बात कर रही थी, लेकिन मैं अगर अलग एटम की बात करूं, यानी कि इसको मैंने लिया है ए और इसको मैंने लिया है बी, और अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सिंपल लाइन देखने को मिलेगी। तो पहले जो दोनों, पहला वाला जो केस है वो हमारा कैसा है, कंस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और जो हमारा लास्ट वाला केस है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर हमने बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम फेज में अगर मिलते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उनकी बॉन्डिंग होती है और वहां से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे उनको बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे अभी तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे थे ना कि दो एटम है आपस में मिले, क्या बना, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन्हीं ही एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एक मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो अब वहां पर हम उसको क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर अब क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका बॉन्डिंग, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। जब आपका कंस्ट्रक्टिव फेज वाली कंडीशन आएगी, मतलब कि जहां पर दोनों बॉन्ड बना रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब आपकी डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन आएगी तो वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में, एक कंडीशन में बॉन्डिंग बनाएगा, दूसरे में एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट है तो उसको आप लिख लेते हैं पहले। Electron wave meet in the same phase, then there would be constructive interference then the electron probability between the nucleus of both ended atoms due to attraction probability increases, okay, between the nucleus of both ended atoms due to attraction and formed molecular orbitals named as bonded molecular ऑर्बिटल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे BMO, which has lower energy than the atomic orbitals। तो ये है हमारी पहली कंडीशन, जिसमें हमने क्या बोला है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम फेज में मिलेंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि दोनों एड ऑन हो जाएंगे। और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाएगा, और पर्टिकुलर हम क्या बोलेंगे, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी, कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे आगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट लिखा रही हूँ। इफ इलेक्ट्रॉन वेव meet in different phase, then there would be destructive interference, then the electron probability decreases between the nucleus of both ended atoms due to repulsion। अब क्या हुआ है,
दोनों अपोजिट में है, मतलब दोनों का नेगेटिव नेगेटिव साइन पास में आ रहा है, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव साइन अगर पास में आएगा, सेम चार्ज आएगा, तो क्या होगा उन दोनों के बीच में? रिपल्शन होगा। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अपोजिट आएगा तो अट्रैक्शन, सेम आएगा तो रिपल्शन। ठीक है। एंड फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलेंगे AMBO, ओके, which has more energy than the atomic orbitals। मतलब कैसी कंडीशन आ रही है? ये आपके बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऊपर, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं? ज़्यादा हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो अगर इस तरीके से ग्राफ बनाया जाए एनर्जी का, ठीक है, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ आपका प्रेजेंट होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ आपका प्रेजेंट होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ये क्या है? आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या बताना चाह रहा है ये? कि यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इसके नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसके ऊपर जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी जो वेव फंक्शन है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो एक्सप्लेन किया गया था LCAO, जिसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि पूरा एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रूफ किया गया था बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है LCAO। ठीक है, इसको बना लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या बोला मैंने? वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय इसको क्या बोला जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है साइड वाइज। जिस तरीके से हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, बस वही सारे डायग्राम्स अभी हम फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सियल की कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? पहले हम एक्सियल की बात करेंगे। ये दोनों ही आपके एस हैं, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल्स अगर प्रेजेंट हैं, दोनों ही का जो बीच में है वो उसका पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाऊंगी तो मुझे कैसी कंडीशन मिलेगी? कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलेगी, जहां पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव है। दोनों क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर मान लीजिए एक आपका प्लस है और दूसरा आपका नेगेटिव में है, तो क्या होगा? सोचे अब क्या होगा? दोनों ही अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेकर अलग हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ये क्या शो करेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आप उस तरीके से लिख सकते हो। ये तो बात हुई एस की।
इसी तरीके से हम p ब्लॉक की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे p ऑर्बिटल की बात करें, मान लीजिए अगर s और p को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँ तो ये क्या है आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपको दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, एक बड़ा बना लेंगे। यानी कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकी तरफ ही जाएंगे, पॉजिटिव साइन की तरफ, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अब जो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये दोनों मिलके कैसे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ हो जाएंगे और एक चीज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कैसा बना रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होती, ये स्फीयर ही बनाना है ना, कि अगर ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या होगा इनके बीच में, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अभी क्या हो जाएंगे, अपने दूर दूर हो जाएंगे। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले भी अपने जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ लेकर आ जाएगा। तो यानी ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, ये अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे हम p और p ब्लॉक में भी बात कर सकते हैं। p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अगर दोनों मिलते हैं तो वही बात है, अगर दोनों का सेम आपका साइड प्रेजेंट है तो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। और अगर दोनों डिफरेंट मिलते हैं तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर आपका दोनों प्लस साइन है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कंडीशन देखने को मिल रही है। दोनों अपोजिट साइन है, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव कंडीशन देखने को मिल रही है। और जो डिस्ट्रक्टिव वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे और जो कंस्ट्रक्टिव वाले हैं वो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग। एक पॉइंट इसके अंदर आता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां से हम इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस p ब्लॉक की बात करूं मैं, तो अगर आप देखोगे तो मैं इस पॉइंट से इसको कट कर सकती हूँ। अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक का अगर कोई ऑर्बिटल होगा तो मैं उसको दो एक्सिस से कट कर सकती हूँ, एक इधर से और एक इधर से। तो ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, इसको बोला जाता है नोडल प्लेन, ठीक है। और इस नोडल पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो, मतलब कि उस पॉइंट पे, वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछे जाए कि इनमें कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो देखो इसको अगर आप बीच से कट करोगे तो क्या कुछ सेपरेट हुआ, नहीं सेपरेट हुआ, दोनों अलग अलग नहीं हुए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नोडल प्लेन है वो क्या होगा, जीरो। लेकिन इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर सकती हूँ, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर भी अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूंगी तो क्या होगा, नहीं मिलेगा मुझे नोडल प्लेन कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ करूंगी तो मुझे मिल जाएगा कितना, 1। इसी तरीके से अगर इनका हम बनाएंगे, अगर इसका बनाऊंगी तो मैं किस तरीके से बनेगा, ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों मिलकर बड़े बन जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके का। और ये यहाँ एक यहाँ, क्या यहाँ पर कोई नोडल प्लेन है, इसको भी बीच से कट करूंगी तो क्या होगा, नहीं मिलेगा भाई मुझे, 0 कंडीशन। इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों कैसे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये भी अपना अपना लेकर चले जाएंगे, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर मुझे नोडल प्लेन एक मिल जाएगा। अगर मैं इस डी ब्लॉक में बनाना चाहूँ, तो अगर मैं इस p ऑर्बिटल से मिलाऊं तो कुछ बनेगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर मैंने सेम साइड ले रखी है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब सही है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बनाएंगे ना। तो ये दोनों तो आपस में बना लेंगे और ये वाला जो है वो कैसा रह जाएगा, छोटा सा रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, छोटा। यानी कुछ ऐसी कंडीशन मुझे देखने को मिलेगी, ये वाले जो तो साइड में आ गए और ये दोनों मिलकर ये बड़ा बना लिया इन्होंने, और इन दोनों ने मिलकर ये बड़ा बना दिया, ठीक है। यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं नोडल प्लेन देखूं
तो मुझे 1 मिल जाएगा इस तरीके से कट होता हुआ। कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। बी से तो कट नहीं हो सकता। डी ब्लॉक में क्या आपको 2 मिल सकते हैं क्योंकि 2 एक्सेस हैं, तो एक ऐसी है और एक ऐसी है ना? 2 है ना, एक इस तरीके से है और इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही मिल पाएगी क्योंकि ये दोनों सेम साइन थे, इसलिए इन्होंने मिलकर एक अपना अलग ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया। कुछ ऐसी कंडीशन होती तो लिखने तो दो बेटा। साइन के अकॉर्डिंग बनेंगे ना। हमेशा याद रखना, जो आप लो बना रहे हो अगर एक तरफ नेगेटिव लिख रहे हो तो दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव रहेगा। अब देखो, अब कैसे है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब अब दोनों ये मिलके क्या करेंगे, छोटे छोटे बना लेंगे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पीछे की तरफ चले जाएंगे, इसके भी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब पीछे की पीछे तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा अब आपको, ये बड़ा और इसके ये दो छोटे से नन्हे मुन्ने से। अब यहाँ वाले केस में क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये वाले कैसे हो जाएंगे, छोटे से हो जाएंगे नन्हे मुन्ने से। तो ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, इस नेगेटिव का ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव का ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव। तो अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि दो तुमको नोडल प्लेन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नोडल प्लेन। नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल ही 0 होती है। एक मैंने आपको और पढ़ाया था जिसको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपसे क्या बोला था, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वहां पर नॉन बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी, नॉन बॉन्डिंग होगी। कहने का मतलब क्या है, अभी तो ये सारे के सारे क्या हो रहे थे, एक्सेस पे प्रेजेंट थे सारे के सारे। जब एक एक्सेस पे होगा और एक आपका क्या होगा, साइड वाइज, तभी तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है साइड वाइज। क्या बोला जा रहा है, एक एक्सेस पे है और दूसरा कैसा है, आपका परपेंडिकुलर है, तो वहां पर कोई भी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो वहां पर क्या आंसर आएगा, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है ना। जैसे अगर हम इसी का एग्जांपल ले लें, एक आपका एस है और एक आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, तो मतलब कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं, तो कोई बॉन्डिंग हुई क्या, ये कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आपका एक अलोंग द एक्सिस हो, मतलब एक्सियल हो, और दूसरा परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। बहुत सारे मैंने आपको बोला था, जब हम एक्स न्यूक्लियर एक्सिस लेंगे तो बताओ कैसे कैसा फॉर्मेशन होगा, वाई लेंगे तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा, ये वही चीजें हैं सारी। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो है सबसे इंपॉर्टेंट इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ये बना लो आप आराम से। आ जाओ, बात करते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो अब नाम से आपको क्लियर हो रहा हो, मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी का खेल हम खेलने वाले हैं और कोई डायग्राम हम बनाने वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम ऐसा ही कुछ करेंगे। सबसे नीचे वो आएगा जिसकी एनर्जी कम है, सबसे ऊपर वो आएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन की। मैंने O2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम बनाएंगे। चलो, तो यहाँ आपके आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या आएंगे यहाँ पर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा O और O है, तो O और O मिलकर क्या बनाएगा, O2 मॉलिक्यूल बनाएगा। और O2 को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे बात समझ में, एक ये O, एक ये O, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, O2। उस O2 को हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब इन सब में क्या होगा, एक आपका बॉन्डिंग होगा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। देखिए, आप यहाँ पर बॉक्स भी बना सकते हैं, चाहे तो सिंपल लाइन भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको
कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैं बॉक्स बना देती हूँ ताकि तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं तो तुम क्लियर समझ में नहीं आएगा। बॉक्स सारे इक्वल बनाना, देखो यहाँ तो ऊपर नीचे बन रहा है मेरे से, इक्वल मतलब साइज में इक्वल, सीक्वेंस तो यही रहेगा। अब देखो जरा, एक यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा। थोड़ा सा स्केल से बनाना तो प्रॉपर बन जाएंगी ये लाइंस, है ना। इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पर हम क्या फिल करने वाले हैं, यहाँ पर हम फिल करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो O2 है, एक इलेक्ट्रॉन में 8 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है, ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तभी आता है जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो मोर देन 14 हो। ठीक है, क्या बोला जाएगा, व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 40, तब आप इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मेंशन करेंगे वहां। ठीक है ना। चलो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किस सीक्वेंस में है। तो जो सबसे नीचे है वो है आपका सिग्मा 1s। ठीक है, ये है आपका सिग्मा 1s स्टार। अब देखो, जिसके ऊपर मैंने स्टार नहीं लगाया है वो आपका शो कर रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। ठीक है ना, किसको शो कर रहा है, बॉन्डिंग को। जिसके ऊपर मैंने ये स्टार लगाऊंगी मैं, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाला आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो हमने क्या बोला था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपके बीच में होंगे, उसके लोअर वाला बॉन्डिंग, उसके अपर वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं, वो कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जबकि हमने पी ऑर्बिटल के केस में क्या देखा था कि जो एक होगा वो आपका सिग्मा बनाएगा और बाकी के जो 2 होंगे वो आपके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, अब उन सबको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। ये आपका हो जाएगा सिग्मा 2s, ये होगा आपका सिग्मा 2s स्टार। यहाँ आएगा आपका सिग्मा 2p x। क्या ले रही हूँ मैं, सिग्मा 2p x। इसका मतलब अब ये जो y और z है वो किसके अंदर जाएंगे, पाई के अंदर। इसको हम लिखेंगे पाई 2py, ये हो जाएगा आपका पाई 2pz। ठीक है, ये बॉन्डिंग वाले थे। अब इसके ऊपर वाले क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये है आपका पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2pz, और यहाँ आपका होगा ये सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे उनकी जो एनर्जीज हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किसकी होगी बेटा, सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम, नॉन वो एंटी बॉन्डिंग ऑफ 2px, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो क्या था, हमारा रिप्रेजेंटेशन था। क्या है ये, एनर्जी लेवल डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, फिर 2p के फॉर्म में बात आती है। तो इसको आप याद कर सकते हो 1 2 1 2 के फॉर्म में, पहले 1 फिर 2, सॉरी 1 2 2 1, इस तरह से, क्योंकि मैं अभी एक और बनाऊंगी तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, इन 3 एक्सेस में से एक एक्सेस जो होगी वो आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, बाकी जो दोनों एक्सेस होंगे वो आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, वो आपको दिख रहा होगा। और जो दोनों पाई बॉन्ड है उनकी एनर्जीज भी क्या है, सेम है। अब एनर्जी सेम है तो अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल हम क्या करेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इनके अंदर। तो करना शुरू करें हम इलेक्ट्रॉन को फिल।
तो अव्वाव क्या बोलता था, जिसकी एनर्जी कम है उसको हम पहले फिल करेंगे। तो वही सारे कॉन्सेप्ट को हमें यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो बढ़े, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 16 इलेक्ट्रॉन्स। हम O2 मॉलिक्यूल्स के लिए डायग्राम बना रहे हैं, हमारे पास कितने हैं, 16 हैं। चलो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स थे ना मेरे पास। ये बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आई बात समझ में, क्या बन गया ये, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ से आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो द आंसर इज 2। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक एक फिल हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना, मेरे पास तो 16 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो मैंने सब भर दिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर रखेगा, पैरामैग्नेटिक। क्या रखेगा, पैरामैग्नेटिक। इसी बात को ही तो प्रूव नहीं कर पाया था कौन, आपका बीबीटी। कैसा नेचर है इसका, पैरामैग्नेटिक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या प्रेजेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ NB माइनस Na। इस NB और Na का मतलब क्या है, NB मतलब रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इस Na का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको सिर्फ यही यूज करना है, ठीक है। क्या है, हाफ ऑफ NB माइनस Na। NB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। चलो गिनते हैं, तो इस हाफ को तो मैं लगा ही दूं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं पहले। तो जिसमें स्टार नहीं लगा है वो सारे के सारे कैसे हैं, बॉन्डिंग है। तो 2 2 4 2 6 तो 8 तो 10। कितने बॉन्डिंग हुए मेरे पास, 10 बॉन्डिंग्स आए। चलो एंटी बॉन्डिंग गिने, 2 4 5 और 6। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए मेरे पास, 6, यानी कि 4/2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। कितना बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया, 2। और नेचर में भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ना नॉर्मली भी, ठीक है। तो ये निकल कर आया इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और आपसे उनका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एटॉमिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं, और क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जाएगा उसका नेचर। तो आई होप कि आप इस तरीके से उसको बना के फिल करके आराम से कर सकते हैं। चलो मुझे एक और बता दो, अगर मैं आपसे बोलूं इसी में F2 का आपको बनाना है, तो मुझे F2 में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या F2 का नेचर होगा, और क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, मुझे निकाल कर बताइए। आपके पास F2 है, यानी कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और उसके लिए सारी चीजें निकालनी है। तो निकालिए फटाफट फॉर द F2। क्या बेटा, बहुत बढ़िया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0। और नेचर कैसा हो जाएगा उसका, क्यों भाई, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डायामैग्नेटिक नेचर होगा ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तब पैरामैग्नेटिक होता है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या शो करेगा, वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए।
क्या -7? कैसे भाई? बॉन्डिंग कितने हैं? अगर मैं F2 का बनाती हूँ तो बॉन्डिंग कितने होंगे? क्यों बेटा? देखो जरा ध्यान से देखो, आराम से देखते हैं ना, तुम्हारी मैथ सही करवाते हैं थोड़ी सी। अगर F2 की बात हो रही है मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 तो हम भर ही चुके थे, 2 और बच रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ 17 और ये 18, ठीक है ना। ये फेल होगा तभी तो आप ऊपर जाओगे, उसकी तो एनर्जी ज्यादा है ना। चल अब निकाले, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अभी भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 10 ही हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, कितने हो गए? 8, यानी कि 2/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आया? 1 निकल कर आया। क्या किया था आपने? ये बेटा मैंने क्यों लगाए हैं फिर? ये क्या है? ये क्या शो कर रहा है? मैंने क्या बोला था? ये नीचे वाला बॉन्डिंग है जिसके ऊपर स्टार लगा है, वो सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग है। ये जो स्टार है इट्स रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, और यहाँ स्टार दिख रहा है ना, समझे? तो ये तो वो वाली बात थी जहां पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने थे? 14 से ज्यादा। अब अगर 14 है या 14 से कम है तो आप कैसे निकालोगे उसका सुनिए। तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है इसका, बस छोटू सा चेंज है, बताते हैं आपको चेंज क्या है। इसका जो चेंज है बस ये फ्लिप हो जाता है, ये दिख रहा है ना, ये दोनों नीचे आ जाते हैं और ये ऊपर आ जाता है, बस इतना सा चेंज है। फिर भी मैं आपको पूरा बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या आप स्केल से बनाए, नहीं तो आपका गलत भी बन सकता है। मैं बना रही हूँ फॉर मोर देन फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए ये रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं ये चीज आपको बताना चाहती हूँ, ये वाला रिप्रेजेंटेशन होता है किसके लिए? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14। 16 और 18 का बताया था ना मैंने अभी आपको, क्या था? 14 से ज्यादा था। अब ये उनके लिए जो 14 से कम है, तो उस केस में क्या होता है? बस ये फ्लिप हो गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 ऊपर थे 1 नीचे था, यहाँ पर बस 1 ऊपर है और 2 नीचे, तो इसको आप 1 2 1 2 के फॉर्म में याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पर 1 2 2 1 के फॉर्म में याद करने के लिए, कि पहले 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा। कोई भी एक याद कर लेना, एक आपको याद हो जाएगा। ये 1 2 1 2 1 2 1 2, इस फॉर्म में आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे नाइट्रोजन के लिए, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14। चलो करें फिर। ये आपका वही 1s, ये 1s, ये 2s, ये आपका 2s, ओ सॉरी 2p, यहाँ 2s, ये आपका 2s, ये 1s, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सारे के सारे पेयर है। इसका मतलब नेचर कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, है ना, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बारी आएगी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, तो बताओ जरा जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका?
वही फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं मुझे, 2 2 4 और 6, ये कितने हैं बॉन्डिंग टोटल 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4, ऊपर का माला खाली है, यानी कि 6/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा नाइट्रोजन का, 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये तो हुए हमारे क्या, जिसमें कि डायरेक्टली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर अब आपसे आयंस के फॉर्म में पूछा जाए NO+ का निकालिए, ठीक है, या फिर ऐसे सिंपल मान लीजिए O2+ का निकालिए, O2- का निकालिए, O2 का निकालिए, O2 का निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो वो और फैक्टर होता है इसी में निकालने का। जैसे ऑक्सीजन का निकाला है उसी तरीके से निकालेंगे। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते थे, अगर मैं आपसे बोलती थी कि Na+ का बनाओ, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो तुम क्या करते थे, पहले Na का लिखते थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे तो Na+ बन जाता था। वही काम हमें यहाँ पर करना है। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि O2+ का निकालिए, तो क्या करोगे तुम, पहले ऑक्सीजन का बना लो, फिर क्या करूँ, मुझे पता है कि प्लस चार्ज लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, तो मैं क्या करूँगी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगी ना। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन कम करूंगी, जो 0.5 है बॉन्ड एंगल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दूंगी तो 0.5 बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो एक पूरी लाइन होती है, वो मैं आपको कल लिखवा दूंगी, तो वहां से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये फंडा तो है ही निकालने का, ये तो है ही, वो शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अभी बता रही थी। ठीक है, तो वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। और जब पूरा बनाने के लिए आएगा तो हम एज इट इज पूरा बनाकर आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई डिफिकल्टी। तो आपका जो होमवर्क है वो आप बनाओगे, ठीक है ना। मैं बताती हूँ आपको कि आप किस किस का बना कर लेके आएंगे। अब तो ये याद हो गया होगा, अब तो ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना देखने में, स्टार्टिंग में लगा होगा, पर अब तो समझ में आ गया होगा क्या बताना चाहता है। आपका होमवर्क है, आप बना के लाएंगे ठीक है, Li2 का, छोटे छोटे दे रही हूँ मैं, हीलियम 2 का, F2 तो मैंने आपको बता ही दिया, N2 भी बता दिया, O2 भी बता दिया। चलो ये 3 आप बना के लाना पहले तो, ठीक है। फिर कल मैं आपको आयंस के बनाना सिखाऊंगी, तब मैं आपको आयंस के एग्जांपल दे पाऊंगी ना। तभी अगर आपको पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब बोला जाएगा राइट द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे लिखोगे, तो ये चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगी, ठीक है ना। आज को क्या करना है आपको, बस इसको पढ़ना आराम से, ये याद हो गए होंगे, और इन 3 के अप्लाई करके देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या निकालोगे इनका, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे और साथ में बॉन्ड ऑर्डर बनाओगे, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये बना के लाना और फिर हम बाकी का कल पढ़ेंगे। ओके, चलो, बस एक लेक्चर हमारा और रहेगा, तो कल हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके जो भी डाउट्स है वो हम ले लेंगे।